तो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन बना है जिसमें किसको मिलाया गया है, लिक्विड ए को और लिक्विड बी को मिलाया गया, और उस पर बना जो सॉल्यूशन है उसका पी ए बी का एक्सप्रेशन दिया गया है, पी ए इक्वल टू एक्स से कितना 60 + 40 एक्स से। फिर कहता है कि अगर लिक्विड ए को और लिक्विड सी को मिलाएंगे तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, मतलब एसी का सॉल्यूशन बनेगा, वो इससे दिया जाएगा, इस वाले फार्मूले से दिया जाएगा। ठीक है, अब यही है कि भाई जो ये सॉल्यूशन बनेगा, अब उसके बाद क्या कहता है कि अभी तक तो 2 और 2 यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे ए सी था, बाद में कह रहा है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी एंड 5 मोल्स ऑफ सी, है ना। मतलब अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि आपको हमने तीनों मिला दिए, मतलब पी ए बी सी जाता है, तो पी ए बी सी क्या होगा, पी ए होगा प्लस पी बी होगा प्लस पी सी होगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा अगर तीनों वोलेटाइल हैं। तो ए बी सी तीनों कंपो कैसे लिखोगे, एक्स ए इंटू पी ए नॉट और एक्स बी इंटू पी बी नॉट प्लस एक्स सी इंटू पी सी नॉट, ऐसे लिखोगे। ये सुनो, ठीक है। अब यानी कि एक्स ए एक्स बी तो ये तो मिल जाएंगे आपको, इनको तो कोई समस्या नहीं, क्यों आपको मोल पता है सारे। तो टोटल मोल कितने हो गए, 3 2 5 और 5 10 मोल हो रहे हैं। तो एक्स ए कितना हो जाएगा, पी ए बी सी में एक्स ए कितना हो जाएगा 2/10 इंटू पी ए नॉट, क्यों ए का मोल 2 डिवाइड बाई टोटल मोल इंटू 10। बी का कितना हो जाएगा, बी का मोल कितना 3/10 इंटू पी बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा 5/10 इंटू पी बी नॉट। अभी मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख दे रहा हूँ, 5/10 पी ए नॉट, ओके, पी सी नॉट, यूँ ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 1/10 वी कैन टेक कॉमन। हमारे लिए क्या चैलेंज है कि पी ए नॉट, पी बी नॉट और पी सी नॉट अगर हमें ये मिल जाए तो हमारा ये तीनों कंपोनेंट से बना हुआ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, है ना, उसके टोटल सोल्यूशन का आंसर मिल जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। उसके बाद क्या करो, इसको उठाओ, पी ए बी को उठाओ, यहाँ रख देते हैं। तो पी ए बी क्या दे रहा है, पी ए बी दे रहा है 60 + 40 एक्स से, ये दे रहा है। तो इसमें क्या करो, एक बार क्या क्या पुट कर सकते हो, एक बार एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दो 1 पुट करने का मतलब क्या हो गया 100% ए, है ना, और 100% ए का मतलब हो गया कि जो पी ए बी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 100 आ रही है, 60 + 40, ये वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट के बराबर, पी ए नॉट आ गया। इसी में क्या करना, एक बार क्या पुट कर देना, एक्स इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू 0 का मतलब ए नहीं है, अकेला क्या है, बी है, 100% बी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 0 पुट करोगे तो जो पी ए बी की वैल्यू होगी, पी ए बी की किसके बराबर हो गई, पी बी नॉट के, कितना आएगा, वो 60 आ जाएगा। तो पी ए नॉट कितना आ गया 100 और पी बी नॉट कितना आ गया 60, 2 निकल आए। अब कौन सा बचा, सी, तो सी तो यहां दिख रहा है, तो इसको यूज करो। तो क्या होगा इसमें, पी ए सी क्या है 20 + 80 एक्स से, ठीक है। सो यू कैन पुट एक्स इक्वल टू 0, क्यों आपको सी चाहिए ना, ए हटा दो, एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, दैट मीन्स 100% क्या होगा, सी होगा। तो जो पी ए सी का जो वैल्यू आएगा वो बेसिकली पी सी नॉट होगा, और वो कितना आ रहा है, एक्स ए को 0 20 आ रहा है। ठीक है, इसी फार्मूले में अगर आप चाहो तो ये पी सी नॉट आ गया, दिख रहा है। अगर आप इसमें क्या करोगे, अगर इसी फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में, इसमें अगर आपने एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दिया 1, है ना, तो इस वाले फॉर्मूले एक्स इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब है 100% ए। तो पी ए नॉट कितना आएगा इसमें से, देखो 100 आ रहा है, तो क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है, क्रॉस वेरीफाई, यहां भी 100 आ रहा है, यहां भी 100 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है ना, इससे क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। तो आपको क्या मिल गया, तीनों प्रेशर मिल गए प्योर वाले। तो क्या हो जाएगा, पी ए बी सी कितना रहेगा 2/10, ए की वैल्यू कितनी है 100, 3/10 बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 60 है, और 5/10 क्या होगा 20, है ना।
इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 18, कितना आएगा 10, कितना आ गया 48 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इस तरीके से ये प्रेशर जो है ना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बाइनरी वगैरह के, है ना। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। कंसेप्चुअल पार्ट जो है ना वो कंप्लीट है। आप इसको एक क्वेश्चन से सीख लो, चाहे एक से ज़्यादा से सीख लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट वाला पार्ट तो यही है, ठीक है। तो इसको नोट करो जिसको नोट करना हो, और इसके आगे हम लोग जो है ना वो काम करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर समझो ध्यान से, है ना, ये भी एक कंसेप्चुअल पार्ट है, अच्छा पार्ट है। तो यहाँ पे ए लिक्विड है और यहाँ पे बी लिक्विड है। यहाँ पे जो भी आपने लिक्विड लेके काम किया होगा, 5 मोल 10 मोल जो भी लेके काम किया, मतलब 5-5 मोल लेके काम किया है, तो आपने कहा सर मैंने ए के 5 मोल रखे थे और मैंने बी के भी 5 मोल रखे थे सर। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे एक्स ए इक्वल टू 1/2 आएगा और एक्स बी कितना आएगा 1/2। एग्री करते हो? मोल बराबर है 10, 1/2 हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये 5 के 5 मोल ऊपर चले जाएंगे, उड़ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, वेपर में नहीं कन्वर्ट होंगे, ये वाले में नहीं होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी, जितनी किसकी ज़्यादा किसकी कम, जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा वेपर में जाएगा, जिसकी कम है वो कम वेपर में जाएगा। तो जिसकी जो आसानी से मान लो पेट्रोल और वाटर रख दिया, मिक्स नहीं करते पर मान लेते हैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, तो या तो अब उसमें क्या होगा कि पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है, जल्दी वेपर में चला जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन ऊपर ज़्यादा जाएंगे। तो इनमें से जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर जो होगा वो ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बन गया और यहाँ पे बी बन गया, और ये दोनों बराबर अमाउंट में नहीं बनेंगे। यहाँ पे जो इस पोजीशन पे जो आप ये जो मैं लाइन खींची है, इसके नीचे की तरफ जब आप लिखते हो तो वो एक्स ए और एक्स बी होते हैं लिक्विड फेज में। लिक्विड के मोल से लिक्विड के मोल फ्रैक्शन डिसाइड होंगे। वो कहेगा लिक्विड ए के 5 मोल, इसके इतने मोल मिलाए, तो वहां से एक्स ए और एक्स बी आएगा। एक्स ए और एक्स बी की ही मदद से वाई ए और वाई बी आएगा। लेकिन होगा क्या कि यहां पर ये जो बन जाएगा, ये जो बन जाएगा, ये एक तरह से ये वाला जो पार्ट है, मैं ऐसे लिख के बता रहा हूं आपको ऐसे करके, ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला पार्ट है, ये एक तरह से गैसियस मिक्सचर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा बोलो? और यहाँ कोई रिएक्शन भी नहीं हो रही है, यहाँ तो दोनों बस गैसियस मिक्सचर है। तो यहाँ पे जो लग सकता है इस वाली पोजीशन पे क्या होगा, कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगाया जा सकता है। कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगाया जा सकता है। एग्री करते हो इस बात से, है ना? यहाँ पे डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन हो सकती है, यस और नो, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, पीएस की वैल्यू क्या रहेगी, रहने वाली है, पीएस क्या होगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, ये रहेगा। अब जब यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगाओगे इस जगह पे, तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो रहता है वो किसके बराबर होता है, हाँ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये रहता है। ये डाल्टन्स लॉ है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का हम ए के लिए काम करें तो हम ए का सिंबल क्या लिखेंगे, पी ए, क्योंकि यहां तो प्रेशर पी ए के बराबर ही है, यहाँ पे पी बी के बराबर, यहाँ है पी ए नॉट और पी बी नॉट, है ना। तो पी ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कितना, कौन सा, वाई ए होगा। डाल्टन्स लॉ ऊपर लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है ना। यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पर, यहाँ पे वाई ए और वाई बी है। एक्स ए और एक्स बी कहाँ लगेंगे, एक्स ए और एक्स बी का यूज कहाँ है, राउल्स लॉ में, लिक्विड फेज में। इस सरफेस के नीचे देखो, इस सरफेस के नीचे यहाँ पर, ये इसकी बात करते हैं, इधर इधर राउल्स लॉ लगेगा, ये लगेगा, यहाँ राउल्स लॉ लगेगा, और इस सरफेस के ऊपर कौन लगेगा, डाल्टन्स लॉ लगेगा, ठीक है। और डाल्टन्स लॉ कहता है इस सरफेस के ऊपर आप बैठ के देख रहे हो कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन जो है ना, यहाँ बस यही मिस्टेक करते लोग, एक्स ए लिखने की कोशिश करते हैं, एक्स ए लिखा जाएगा, वाई ए लिखा जाएगा। और टोटल प्रेशर क्या लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पीएस लिखा जाएगा, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर वही प्रेशर जो दोनों पे इक्विलिब्रियम ही है। तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम बना हुआ है ऐसे करके, तो पीएस तो दोनों का एक ही होगा। तो यहाँ से एक वाई ए का फॉर्मूला निकल के आता है, क्या वाई ए निकल के आता है, पी ए अपॉन पी एस, ठीक है।
और पी ए की वैल्यू राउल्स लॉ से आती है, पी ए लिखा हुआ है ना भाई, याद है पी एस कैसे आया होगा, पी ए प्लस पी बी से, पी ए की जगह क्या होगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट और एक्स बी इंटू पी बी नॉट, तो यहाँ हो जाएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट और यहाँ हो जाएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये वाई ए हो जाएगा। अब वाई बी कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि आप या तो 1 माइनस वाई ए कर लो, है ना, तो जब आप न्यूमेरिकल करना तब ऐसा कर लेना, वाई बी इक्वल टू क्या 1 माइनस वाई ए, क्योंकि दोनों का समेशन कितना होने वाला है 1 होने वाला है। लेकिन मैं तो डेरिवेशन कर रहा हूँ तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ। तो क्या होगा, पी बी क्या होगा भाई, बी के लिए जब काम करोगे क्या लिखोगे, वाई बी इंटू पी एस, है ना, तो वाई बी क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी एस, तो पी बी की वैल्यू क्या होगी एक्स बी इंटू पी बी नॉट एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, ये रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाई ए और वाई बी की कैलकुलेशन कर सकते हो, कर पाओगे, है ना। तो वाई ए और वाई बी की कैलकुलेशन जो है ना इस तरीके से की जाती है, आप इसे नोट करो 1 मिनट, है ना। तो जो पी ए को हमने क्या लिखा, वाई ए इंटू पी एस, और पी ए के प्लेस पे क्या लिख दिया एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और वो किसके बराबर था, वाई ए इंटू पी एस के बराबर। यहाँ से पी ए को डिवाइड करके ये बना लिया। देन सिमिलरली पी बी की जगह क्या लिखा, पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी एस, और उसके बाद क्या लिखा, पी बी की जगह पे एक्स बी इंटू पी बी नॉट लिख कर इसको डिवाइड करके एक्स बी लाए। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1, तो इस एक्स ए के प्लेस पर ये वाला रखा हुआ है तो ये आ गया, और इस एक्स बी की प्लेस पे इसको पुट कर दिया तो ये आ गया। यहाँ से पी एस कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2 फार्मूले बन के आ गए, एक तो मोल फ्रैक्शन वाई ए में आ गया और एक मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में आ गया। अगर आपको वेपर फेज में दिए जाते हैं मोल फ्रैक्शन तो आप ये वाला फार्मूला लगाना, लिक्विड फेज में दिए जाते हो तो आप ये लगाना, है ना। हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पे हम दोनों फार्मूलों को यूज़ करेंगे, है ना। सो दिस कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। थोड़ा सा इसका फायदा हमें करना है, बात करनी है इस पर। तो मेरे ख्याल से ये वाला नोट कर लिया इधर वाला, है ना, सबने नोट कर लिया। तो मैं हटा रहा हूँ, आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे स्टीम डिस्टिलेशन, है ना, स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। ये हटा देता हूँ ऊपर से, इसमें लिखता हूँ, हटा दो इसको। स्टीम डिस्टिलेशन, है ना, प्रभाजी आसवन हिंदी में बोलता है, ठीक है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या मतलब होता है, हीटिंग ऑफ मिक्सचर, हीटिंग ऑफ मिक्सचर, हीटिंग ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ये रहेगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में क्या रहता है, मिक्सचर का जो हीटिंग है वो करना होता है ना। बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन का जो काम है वो है 2 लिक्विड के सेपरेट करना, है ना। आइसोमर्स पढ़ाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है फिर नहीं कर पाते हैं, कम डिफरेंस होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि किस तरीके से काम करेंगे इन पर। अगर ऐसे कंपोनेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 10 या इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर आपको पक्के से क्या है, मतलब आप स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। कैसे, देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, न्यूमेरिकल से करना शुरू कर दें तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और क्वेश्चन मतलब ये कंसेप्ट भी सीख जाओगे। तो ए लिक्विड और बी लिक्विड है इस तरीके से। इसमें से यहाँ पर लिक्विड फेज में इस जगह पर एक्स ए की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं, 1/2 ले रहा हूँ, और एक्स बी जो कितना ले रहा हूँ 1/2 ले रहा हूँ। पी ए नॉट जो लिया जा रहा है पी ए नॉट 400 ले लो मिलीमीटर मरकरी,
और पी बी नॉट जो है ना वो 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले लो। तो ये डेटा ये सब आपको दिया हुआ है, ये इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये सारा पार्ट गिवन है ना, ये सब गिवन है। अब आप इसे हीट करते हैं, हीटिंग का कोई टेम्परेचर मान लेते हैं, चलो 60 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। आपने इसे 60 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर दिया। स्टीम डिस्टिलेशन चैम्बर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करके रख दिया जाता है और दो लिक्विड अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे ए का गैसेस बनेगा और बी का गैस बनेगा, ऐसे वेपर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा पीएस। ठीक, तो सब लोग पहले पीएस तो कैलकुलेट कर लो। पीएस कितना आएगा? पीएस इक्वल टू आएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। एक्स ए कितना? 1/2 इंटू 400, एक्स बी कितना? 1/2 इंटू 300। तो 200 प्लस 150 इट इज 350। यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं है, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। इसका मैं आंसर बना रहा हूँ, स्टीम डिस्टिलेशन आपको समझा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है इसमें, मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो वेपर होगा, है ना, जो वेपर फेज होगा इसका, उसके वेपर फेज में क्या ए का कंपोनेंट, जो ए की वेपर है और बी की वेपर है, इसके मोल फ्रैक्शन बराबर आने वाले हैं क्या? क्या यहाँ पर भी वाई ए और वाई बी 1/2 होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले हैं। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? दोनों की वोलेटिलिटी अलग अलग है, तो फिर किसकी ज्यादा वोलेटिलिटी है? अगर भाई अलग अलग है तो फिर कोई ना कोई ज्यादा, कोई ना कोई कम। ए ज्यादा कैसे समझा? ए ज्यादा वोलेटाइल है। हाँ, उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा है। सुना? उसका प्योर स्टेट में, मतलब ये जल्दी वेपराइज हो रहा तभी ज्यादा आ गया यार, है ना। वोलेटिलिटी के हिसाब, भाई टेम्परेचर तो दोनों को तुम बराबर ही दे रहे हो, तो जिसके पार्टिकल के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वही ज्यादा वेपर में जाएगा। अगर इसमें मोल फ्रैक्शन डिफरेंट होता तब किसका? हाँ, मैंने वो अमाउंट वाला, वो वाला फैक्टर जो है ना, वो नहीं कर, कांस्टेंट करके ही पूछ रहा हूँ, वरना नहीं तो फिर तो वोलेटिलिटी डिफरेंस ये सब चीज़ों का फिर कैसे समझाओगे। बाकी फैक्टर तो कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, जानबूझ के वो चीज़ कांस्टेंट रखी गई है, दोनों की इक्वल रखा गया है इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि यार ए ज़्यादा जाएगा। तो देखें जरा वाई ए का वैल्यू कितना आएगा। तो हमारा वाई ए कितना आएगा बोलो? यहाँ अगर वाई ए कैलकुलेट करेंगे, क्या है फॉर्मूला हमारा वाई ए का? एक्स ए इंटू या पी ए अपॉन, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स ए इंटू पी ए नॉट और एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। वैसे ये फॉर्मूला है, या फिर डायरेक्ट कर लो, क्या पी ए अपॉन पी एस। पी ए की वैल्यू कितनी है? 200 है, और पी एस कितना है? 350। तो वाई ए कितना आ गया? 4/7। बोलो। तो ये आ गया, वाई ए आ गया, है ना। व्हाट अबाउट वाई बी? तो कितना? 3/7 आएगा। ज्यादा कौन आ रहा है? वाई ए ज्यादा आ रहा है वाई बी से? आ रहा है, आना भी चाहिए, है ना, आना भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4/7 आ गया। तो 4/7 की वैल्यू आ रही है 0.57, है ना। 0.57 वैल्यू जो आ रही है ना, मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा है ताकि मैं आगे कुछ बातें और बता सकूं। अब आपको क्या करना है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये पहला स्टेप खत्म हो गया क्वेश्चन में कि हमने वेपराइज कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में इसकी वेपर को उठाते हैं और कंडेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम इसकी वेपर को उठाएंगे और उसको कंडेंस कर देंगे, यहाँ पे पानी बना देंगे, उसको लिक्विड बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो चीज होती है ये वाली, ठीक है, इसका नाम हम देते हैं डिस्टिलेट।
और जब हम उठा के इसे कंडेंस कर देते हैं तो उसका नाम देते हैं कंडेंसेट। लिक्विड फेज वाले को कंडेंसेट बोलते हैं, वेपर फेज वाले को डिस्टिलेट बोलते हैं। तो डिस्टिलेट को उठा के कंडेंस कर दो, तो जब आप इसको उठाओगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन कौन से आएंगे, YA और YB। और जब उनको लिक्विड बना दोगे, कंडेंस कर दोगे, तो वही जो YA यहां था, जो YB यहां था, ये YA जो है यहां देखो बोर्ड पे सब लोग, ये X से डैश हो जाएगा, और जो YB है वो XB डैश हो जाएगा। YA एंड YB बिकम XA एंड XB जब उन्हें आप कंडेंस कर दोगे, लिक्विड फेज में ला दोगे। ठीक है, अब आप दोबारा से यहाँ पे PS निकालो, अब वो PS डैश होगा, इसको फिर से इसको कहाँ पे मेंटेन करो, फिर से 60 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करो, उठाओ लिक्विफाई करो, फिर 60 डिग्री पे मेंटेन करो, है ना। तो 60 पे मेंटेन करोगे तो फिर ये वेपराइज होगा, ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे वेपराइज होगा, तो क्या होगा, फिर से A का वेपर बनेगा और B का वेपर बनेगा। ये सुनो, जब PS डैश निकालो तो PS डैश अब क्या आएगा, अब आएगा XA डैश इंटू PA नॉट और XB डैश इंटू PB नॉट, ये आएगा। तो PS डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, PS डैश हो जाएगा, XA डैश कितना हो गया हमारा 4/7 इंटू 400 प्लस XB कितना हो गया 3/7 इंटू 300, तो ये हो गया 1600 और 900 2500 बटे 7 2500 अपॉन 7। ये जो 2500 अपॉन 7 की जो वैल्यू है, पहले PS कितना आ रहा था, पहले 350 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 2500 अपॉन 7। ज्यादा हुआ कम हुआ, ये ज्यादा हो गया 357.14 हो गया है, बढ़ गया है। बढ़ने का कारण ये PS बढ़ क्यों गया, क्या तुम इसको न्यूमेरिकल से तो दिखाई दे रहा है कि बढ़ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाई दे रहा बढ़ रहा है, क्या तुम बिना न्यूमेरिकल के समझ सकते हो कि PS बढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट था वो उसका परसेंटेज ज़्यादा है लिक्विड में, जो नहीं उसमें बराबर थे दोनों शुरुआत में, यहाँ दोनों शुरुआत में बराबर थे, फिर आपने वेपराइज किया तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वोलेटिलिटी, है ना, अलग अलग वाष्पशीलता होने के कारण क्या हुआ कि जो A था वो ज़्यादा वेपर में गया, इसीलिए उसका मोल फ्रैक्शन क्या आया, ज़्यादा आया 57%। इसका कितना बचेगा 43% या 0.43। और शुरुआत कितने कैसे की थी 50-50 से, शुरुआत जो की थी वो 0.5, शुरुआत जो की थी वो 0.5, 50% लिया था, वेपर में गए तो एक का 57 हो गया, का 43 हो गया। आपने ये वाला मिक्सचर उठा के यहाँ लाए, तो जब ये जो लिक्विड देखोगे ना, इस वाले लिक्विड में जो A और B पड़े हुए हैं उसमें वो बराबर थोड़ी ना पड़े हुए हैं भाई, इसमें जो A और B पड़े हुए हैं यहाँ पर, जो आपने यहाँ लेकर आए, तो इसको आपने यहाँ पे कंडेंस करके यहाँ भेजा, इधर पे जो भेजा है कंडेंस करके, इसमें क्या होगा, इसमें जो A लिक्विड पड़ा हुआ है और B लिक्विड पड़ा हुआ है इक्वल थोड़ी ना पड़ा हुआ है, अलग अलग पड़ा हुआ है ना, ठीक है, और उसमें ज़्यादा कौन है, इसीलिए वो PS बढ़ गया है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो 760 के पास पहुंच रहा है, तो जल्दी बॉयल करेगा अब, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और आपने ठीक ठाक मेंटेन कर रखा है, 60 पे ही मेंटेन कर रखा है, आपको साथ 60 नहीं मेंटेन करें, कम करोगे तो PA नॉट और PB नॉट बदल जाएंगे। आपने जो PA नॉट और PB नॉट वैल्यू ले रखी हैं वो उसी 60 डिग्री सेल्सियस पे ले रखी हैं, क्योंकि ये वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये सुनो, है ना, तो बदल नहीं सकते। क्लियर। अभी क्या करेंगे, अभी जो YA है वो क्या, YA डैश निकालेंगे। सो YA डैश बिकम, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो या डायरेक्ट लिख लो, क्या PA डैश अपॉन PS डैश, PA डैश क्या होगा
एक्स ए डैश इंटू पी ए नॉट अपॉन पी एस डैश, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। सो पी ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्स ए डैश कितना आएगा, एक्स ए डैश 4/7 और पी ए नॉट 400 डिवाइड बाई 2500 डिवाइड बाई 7, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1600 ऊपर बचेगा और ये हो जाएगा 2500, 0 कैंसिल कर देना, तो क्या होगा 16/25, ठीक है। तो 0.64 आ जाएगा, देख लो। ठीक है, 0.64 आ जाएगा। तो पहले ए कितना था 57%, अब ए कितना हो गया 64%, और बढ़ गया। जैसे तुमने वेपराइज किया, अब वेपराइज करोगे तो फिर से ए की वेपर क्या होगी, फिर ए वेपर ज्यादा जाएगा, है ना, ज्यादा भी है और जल्दी वेपराइज करता है, ठीक है। तो ए का परसेंटेज बढ़ गया, ये सुनो, बोलो भाई, है ना। तो और बी का घटता जा रहा है, बी का कहां ज्यादा हो रहा है, लिक्विड में। भाई जब ए ऊपर जाएगा तो बी नीचे ही रह जाएगा ज्यादा, बी तो नीचे कम रहेगा ना। तो ऐसे करके एक बार और यही काम करो तो क्या होगा, एक बार फिर से उठाओ तो फिर वेपर में कौन ज्यादा आएगा, ए ज्यादा आएगा। फिर एक बार उठाओ, फिर वेपर करो तो फिर से क्या होगा, ए में वेपर आता है। एक समय वो आएगा जब आप वाई ए निकालोगे तो 0.99 आ जाएगा, 2-3 स्टेप के बाद, है ना, 2-3 स्टेप के बाद 0.99 आ जाएगा। तो जब आप उस समय जब 0.99 आएगा, उस समय जब आप वेपर कलेक्ट करोगे ए की, तो उसमें अकेला ए ही होगा, ठीक है। और नीचे कौन रह जाएगा, जब आपने ऊपर वेपर कलेक्ट कर ली तो नीचे कौन रह गया, बी रह गया, उसमें कौन आएगा, ए आएगा। इस तरीके से ए अलग और बी अलग। दिस द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है, इसको भी कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से आपका चलेगा, कर पाओगे, है ना। करो इसको नोट करो, स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है ना ऐसे चलता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने नेक्स्ट स्टेप नहीं किया, आप चाहो तो करना चाहो कर लो। मेरे ख्याल से कंसेप्चुअली आप साउंड होने चाहिए, बाकी कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें अभी पता होनी चाहिए, है ना। नोट करो इसको।